जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। हम हाजिर हो गए आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी और बेहतरीन वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये आज आपका टॉपिक है जो कई दिनों से चल रहा है। काफ़ी क्लासेस इसकी हो चुकी हैं। आपका सफ़र शून्य से शिखर तक का सफ़र है। प्रश्न के माध्यम से देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। बिना किसी डिब्बे के एक भाप इंजन की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। इंजन की गति में कमी डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। यदि 4 डिब्बे जोड़ दिए जाएं तो चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंजन ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिब्बे ले जा सकता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं में से आपका एक उत्तर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे करेंगे इस प्रश्न को देखिए जरा। प्रश्नानुसार आपका क्या दिया गया है। प्रश्नानुसार दिया गया है इंजन की चाल में कमी अनुक्रमानुपाती डिब्बों की संख्या n के वर्गमूल के समानुपाती है। तो इससे हमारा एक फॉर्मूला निकल के आएगा जो आपको बताया था। ये कमी हमने k मान लिया तो k1 बटे k2 बराबर रूट में n1 बटे n2। n1 क्या है, कितने की कमी हुई, 4 डिब्बे जोड़ दिए गए, ठीक है। तो n बराबर डिब्बों की संख्या 4। k1 पहले 24 किलोमीटर प्रति घंटा थी और घटकर कितनी हो गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कमी कितने की आई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की। n2 क्या है, n2 है n जो हमें निकालना है, ठीक है। और k2 क्या है, k2 है आपका 24 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब हमें करना क्या है, अब हमें मान रख देना है। k1 का मान क्या है, 4। k2 का मान क्या है, 24। ये 24 क्यों रखा हमने, क्योंकि उसकी चाल 24 है और 4 डिब्बे जोड़ने से उसकी चाल 24 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। अर्थात जब उसकी चाल बिल्कुल शून्य हो जाएगी, यानी कि 24 के 24 घट जाएगी, अर्थात 24 की जो शून्य हो जाएगी, तो हमें 24 लेना होगा बराबर रूट में n1 बराबर 4 और n2 बराबर n। जब हम इन दोनों का वर्ग करेंगे या इस वर्गमूल को हटाएंगे तो 4 चौक 16। यहाँ पैसे मत करिए, पहले यहाँ काटिए, 4 एकम 4, 4 छिक 24, 1/6 का वर्ग बराबर 4/n का वर्ग। ये आ गया 1/36 बराबर 4/n। तो n क्या होगा, n बराबर होगा 144। अब कुछ बच्चे यहीं पर आंसर निकाल देंगे क्योंकि उसने पहला ही ऑप्शन आपका 144 दिया है, परंतु ये 144 नहीं है। जब 24 में 24 की कमी हो जाएगी तो इंजन बिल्कुल बंद हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। लेकिन इसने प्रश्न में पूछा है कि इंजन ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिब्बे ले जा सकता है, अर्थात उसकी कुछ ना कुछ गति बनी हुई है। तो यहां नोट करके लिखिए, चूंकि इंजन 144 डिब्बों को जोड़ने से
क्या करने से? 144 डिब्बे जोड़ने पर रुक जाएगा, अर्थात वो चलेगा ही नहीं, परंतु हमें इंजन में गति चाहिए। तब इंजन 144 माइनस 1 बराबर 143 को अधिकतम खींच सकता है। आप समझ रहे होंगे कि यदि 144 डिब्बे उसमें जोड़ दिए जाएं तो इंजन बिल्कुल रुक जाएगा, परंतु प्रश्न में ऐसा नहीं पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया है कि इतने ज़्यादा से ज़्यादा डिब्बे वह ले जा सकता है। तो जब 144 डिब्बे लगाने पर वह बिल्कुल बंद हो जाएगा तो उसमें से एक डिब्बा घटा देंगे तो वह 143 डब्बों को अधिकतम खींच सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न पे चलिए। एक विद्युत चालित इंजन रेल के डिब्बों के बगैर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। इंजन की गति में कमी लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। यदि 9 डिब्बों के साथ उनकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो इंजन ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिब्बे ले जा सकता है? 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं में से एक उत्तर है। इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। क्या दिया गया है? गिवन इज के कमी रूट में एन, या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं के समानुपाती रूट में एन। अर्थात इससे हमने क्या निकाला? K1 बटे K2 बराबर N1 बटे N2। N1 क्या है? 9 दिया है। N2 क्या है? निकालना है। K1 क्या है? 36 में से 30 गए तो ये आ गया 6, और K2 क्या दिया है? 36। अब यहाँ पर रखिए इसका मान, K1 का मान 6, K2 का मान 36 बराबर N1 का मान 9 बटे N2 का मान हमें निकालना है। 6 छंग 36। यहाँ क्या लिखेंगे? वर्ग करने पर ये क्या आया? 1 बटे 36 बराबर 9 बटे N2। ठीक है, या N2 बराबर 9 चिक 54, 5 9 3 27 और 5 32। 324 डिब्बे लगने से इंजन बिल्कुल बंद हो जाएगा, परंतु हमें इंजन बंद नहीं करना है। अतः हम लिखेंगे अतः अधिकतम डिब्बों की संख्या कितनी होगी? 324 माइनस 1 बराबर 323, जो कि आपका अभीष्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया है आपसे। किसी निश्चित दूरी को तय करने वाली रेलगाड़ी की चाल लगने वाले समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 4 घंटे का समय लगता है, तो इस क्रम में इस दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने पर कितना समय लग रहा होगा? 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, एक आपका उत्तर है। दिया क्या है? क्या दिया है आपको? स्पीड अर्थात चाल व्युत्क्रमानुपाती समय की या टाइम की। तो यहां से क्या निकालेंगे? तब स्पीड S1 बटे स्पीड S2 बराबर T2 बटे T1। आपको प्रश्न में क्या दिया गया है?
S1 40 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 60 किलोमीटर प्रति घंटा, T1 4 आवर्स, T2 हमें निकालना है। इनका मान रखिए 40/60 बराबर T2 निकालना है बटे T1। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यहाँ पर लिखिए वर्ग करने पर। हमने वर्ग क्यों किया? क्योंकि इधर का जो वर्गमूल हमें वो हटाना है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 3 तिया 9। T2 निकालना है। T1 का मान कितना आया था? 4, या फिर T2 बराबर 4 चौक 16 बटे 9 आवर्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कई जगह ये दिया गया 9 एकम 9 एक सही 7 बटे 9 आवर्स। एक बार और देखिए, स्पीड चाल का समय के साथ संबंध दिया गया है। तब S1 बटे S2 बराबर रूट में T2 बटे T1, S1 का मान, T1 का मान, S2 का मान, T2 ज्ञात करना है। तो यदि 4 में से 3 मान दिए हों तो चौथा मान ज्ञात कर लेंगे हम समीकरण में रखकर, जो हमारा एक सही 7 बटे 9 या 16 बटे 9 आवर्स आया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्या आपसे पूछा गया है? अभय का कद उसकी उम्र के वर्गमूल के सीधे अनुपातिक है। 16 वर्ष की आयु में उसकी ऊंचाई क्या होगी अगर वह 9 वर्ष की उम्र में 4 फीट लंबा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपका एक उत्तर है। तो हमें क्या करना है? प्रश्नानुसार क्या है बताइए जरा। प्रश्नानुसार क्या है? क्या कोई बता सकता है प्रश्नानुसार क्या है? कद या हाइट, अनुक्रमानुपाती, सीधे वर्गमूल के। ये आएगा यहाँ उम्र अर्थात एज। तब H1 बटे H2 बराबर रूट में A1 बटे A2 अर्थात हाइट। H माने हाइट, हाइट H1, हाइट 1, हाइट 2 बराबर एज 1 एज 2। अब देखें यहाँ पर H1 क्या दी गई है? 4। H2 हमें ज्ञात करनी है। A1 क्या है? 9 वर्ष की उम्र में 4 फीट लंबा था। पूछा क्या है? 16 वर्ष की उम्र में कितना था? इसका मान रखिए यहाँ H1 कितना? 4, H2 निकालना है रूट में A1 9 बटे A2 16। ये क्या आएगा? यहाँ पर वर्ग कीजिए या वर्गमूल लीजिए। 4 बटे H2, 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4। तो H बराबर H2 की इधर गुना जाएगी, 4 चौक 16 और फिर ये 3 बटे में जाएगा। कितना ही ये फीट में आएगा। एक बार और देखिए, कद और उम्र का अनुपात दिया गया है या व्युत्क्रमानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है। इसने बताया कि सीधे अनुपातिक है। तो हमने कद अर्थात हाइट प्रोपोर्शन टू या अनुक्रमानुपाती या अनुपातिक उम्र के, तो H1 बटे H2 बराबर रूट में 1 बटे A2। H1 का मान दिया है, A1 का मान दिया है, H2 का मान दिया है, A2 का मान दिया है। 3 मान दिए है, चौथा में निकालना है, समीकरण में रख देंगे। चौथा मान आ गया आपका 16 बटे 3 फीट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या आपसे पूछा गया है? एक बस किसी निश्चित दूरी को एक समान चाल से किसी समय में तय करती है। बस की गति तय की गई दूरी के समानुपाती और लगने वाले समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि बस 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में तय करती है, तो 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे में बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? 4 विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं में से एक आपका उत्तर होगा। शुरू करिए। प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार आपको क्या दिया गया है? चाल अनागुण क्रमानुपाती दूरी बटे समय, यही तो आपको दिया गया है। अर्थात चाल 1 बटे चाल 2 बराबर दूरी 1 बटे दूरी 2 गुना, कुछ भूल रहे हैं क्या हम? ये वर्गमूल है समय का वर्गमूल, तो यहां पर रूट में समय 2 बटे समय 1। तो अब आपको देखना है कि हमें कैसे करना है। चाल कितनी है यहां देख लिए, या D1 बराबर 60 किलोमीटर, D1 का मतलब डिस्टेंस, D2 निकालना है, S1 अर्थात स्पीड 40 किलोमीटर प्रति आवर, S2 बराबर 44 किलोमीटर प्रति आवर, और टाइम कहला क्या है? T1 बराबर 4 आवर्स, T2 बराबर 9 आवर्स। समीकरण में रखिए। चाल क्या है? S1 40 बटे 44 बराबर डिस्टेंस 60 बटे D2 हमें निकालना है। क्या करना है? D2 हमें निकालना है, गुना रूट में समय कितना है? T2 9 है और T1 4 है। ठीक है। अब देखिए इस जीरो से ये जीरो, और 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब लिखिए यहाँ पर इसको 1/11 1/11 बराबर 6 बटे D2 गुना 3/2। जब इसका वर्गमूल लेंगे 9 का 3 आएगा और 4 का 2 आएगा, 2 तिया 6, अर्थात D2 बराबर 11 गुना 9 बराबर 99। क्या आया 99? D2 क्या था? डिस्टेंस था, 99 किलोमीटर, जो कि आपका अभिष्ट आंसर होगा। एक बार और देखिए, इसने चाल, दूरी और समय का जो है अनुपात दिया है। क्या दिया है? चाल अनुक्रमानुपाती है दूरी के, और वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है समय के। वही चीज हमने यहाँ लिखी। इससे हमारा फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला? चाल 1 बटे चाल 2 बराबर दूरी 1 बटे दूरी 2 गुना रूट में समय 2 बटे समय 1। 6 चीजें हमारे फॉर्मूले में हैं, 6 में से कोई 5 दी गई है। जब उन 5 का मान लिख देंगे तो छठे का मान हम समीकरण से निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है देखिए जरा। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दो तारे जो एक जैसे पदार्थ से ही बने हैं का प्रतिरोध समान है, उनकी त्रिज्याएं 9:8 के अनुपात में है। यदि उनमें से एक तार की लंबाई 162 सेंटीमीटर है तो दूसरे तार की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। इसमें क्या करना है आपको? 4 ऑप्शन दिए गए, 4 विकल्पों में से एक आपका उत्तर होगा। हमें लिखना वही है जो दिया गया है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? प्रतिरोध बराबर लंबाई बटे त्रिज्या का वर्ग। इसने यहां दिया गया है लंबाई के अनुक्रमानुपाती और त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वही हमने लिख लिया। तब ये क्या आएगा? प्रतिरोध होता है R, R1 बटे R2 बराबर लंबाई क्या होती है? L1
बटे L2 बराबर नहीं गुना क्या है आपका त्रिज्या को क्या बोलते हैं, छोटा r, R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर। दिया हमारे पास क्या क्या है, R1 9 दिया है, R2 8 दिया है, L1 162 दिया है, L2 निकालना है, R1 बटे या R1 बराबर R2 बराबर 1। हमने 1 को लिया क्योंकि किसी तार का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा जो तारे एक ही जैसे पदार्थ से बने हैं का प्रतिरोध समान है। प्रतिरोध होता है R, तो प्रतिरोध समान है अर्थात R1 बराबर R2 बराबर 1 हम ले सकते हैं। अब मान रख दिया हमने 1 बटे 1 बराबर L1 162 बटे L2 गुणा R2 स्क्वायर 8 का वर्ग बटे R1 का स्क्वायर अर्थात 9 का स्क्वायर। ये कहाँ से आया, ये आपका यहाँ से जो अनुपात दे रखा है यहाँ से आया। अब ये क्या करेंगे, L2 बराबर 162 गुना 8 8 64 बटे 9 9 81, 81 दूनी 62 और 64 दूनी 128 सेंटीमीटर। आपका आंसर आया 128 सेंटीमीटर। एक बार और देखिए, प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती लंबाई के और व्युत्क्रमानुपाती त्रिज्या के वर्ग के R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 गुना R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर। 1 मान, 2 मान, 3 मान, 4 मान, 5 मान दिए हैं, छठा मान हमको निकालना है जो कि फॉर्मूले में हमने रखा और हमारा मान निकल कर आया 128 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या दिया गया है, क्या आपसे पूछा गया है, एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुसार बदलती है। एक बार यह हीरा 4:3:2:1 के अनुपात में वजन वाले 4 टुकड़ों में टूट गया। जब टुकड़ों को बेचा गया तो व्यापारी को एक टुकड़े की तुलना में 63,000 कम मिले, तो हीरे की मूल कीमत क्या थी। 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक आपका आंसर है। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, प्रश्नानुसार। क्या है प्रश्नानुसार, पीसीज में क्या है, P1 अनुपात P2 अनुपात P3 अनुपात P4। क्या दिया गया है, 4:3:2:1। ये किसके बराबर है, 10 के। ये उसकी मूल कीमत है, मूल कीमत नहीं है, ये टुकड़ों के बाद की कीमत है। टूटने के बाद कीमत, टूटने के बाद कीमत। अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है वो, कीमत क्या है, वर्ग के अनुसार बदलती है। तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1। यह है कीमत वर्ग अनुसार, वर्ग के अनुसार कितनी होगी, 10 का वर्ग कर देंगे तो ये 100 होगी, और जो कि पूरी 100% होगी। अब वो क्या कह रहा है, ये कितना है 30। हम कह रहे हैं कि उसकी कीमत 30 हो गई टुकड़ों के बाद, लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि टुकड़े टूट जाने के बाद उसे एक टुकड़े की तुलना में बेचा गया। व्यापारी टुकड़ों को बेचा गया तो व्यापारी को एक टुकड़े की तुलना में 63,000 रुपये कम मिले, अर्थात 100 - 30 बराबर 63,000 या 70 बराबर 63,000 और 1 बराबर 900। तो कीमत क्या होगी, कौन सी कीमत, मूल कीमत, जब तक वह टूटा नहीं था 100 थी एक टुकड़े की कीमत, या 1 यूनिट की कीमत 900। तो कुल कीमत आ गई 90,000 रुपये। क्यों, क्योंकि 100 भाग थे उसमें,
ये एक भाग की कीमत आई, एक भाग की कीमत 900 रुपये, तो 100 भाग की कीमत 90,000 रुपये। एक बार प्रश्न को और देखिए, कोई हीरा है, उस हीरो को 4 टुकड़ों में विभाजित हो गया है 4:3:2:1 के अनुपात में, तो कुल कीमत हो गई उसकी 10 टूटने के बाद कीमत। लेकिन टूटने से पहले क्या थी, वर्ग के अनुसार थी, तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 जो कि 100 है। लेकिन वो तो 30 आया ना, जब वो 30 आया तो पहले कितना था, 100 था, टूटने के बाद क्या हो गई, 30 हो गई, तो 70। हमने कहा कि 70 का नुकसान हुआ है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि नहीं जी 63,000 का नुकसान हुआ है। तो 70 बराबर 63,000, अर्थात एक भाग बराबर 900 के, और भाग कितने हैं, 100, तो 100 भाग बराबर 90,000 के। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। एक सोने की ईंट 3 हिस्सों में टूट गई। इन 3 हिस्सों के वजन का अनुपात 2, 3, 4 में है। सोने की कीमत इनके वजन के वर्ग के अनुपाती है। यदि ईंट टूटने पर 1,04,000 का नुकसान हुआ, तो बताओ सोने की ईंट की मूल कीमत क्या थी। 4 विकल्प दिए गए हैं, करना वही है, P1, P2, P3, 2:3:4 बराबर 9 कुल। अब वर्ग के अनुसार कीमत, वर्ग के अनुसार 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ये कितना आया, 29। ठीक है, क्या है ये, कीमत है। अब देखिए प्रश्न अनुसार कितनी होनी चाहिए वर्ग करने पर, 81। हम कह रहे हैं कि 29 होनी चाहिए, वे कह रहे हैं कि 81 होनी चाहिए, और 81 माइनस 29, घाटा कितने का हुआ हमें, प्रश्न में कह रहा है कि 81 थी, टूटने के बाद 29 रह गई, और कुल कितनी कीमत की, 1,04,000 की। अब 81 में से जो 29 गए तो 52 आएगा, अर्थात एक भाग बराबर 2,000 रुपये का। और प्रारंभिक कीमत या मूल कीमत, प्रारंभिक या मूल कीमत कितनी होगी, 81 भाग थे, एक भाग 2,000 का था, अर्थात 1,62,000 रुपये। ये थी आज की मैथ्स की क्लास। मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की क्लास से आपको मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिली होगी। ऐसी और बेहतरीन सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें और प्लेलिस्ट पर विजिट करें। जय हिंद, जय भारत।